राधे राधे बच्चों। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी की। ठीक है, एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे इसमें, आगे देखते हैं कहां तक जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है आपका? व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, ठीक है, दैट द सोडियम लाइन एट दिस वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड एट दिस। ठीक है, पहली तो बात आती है यहाँ पे स्पीड ऑफ गैलेक्सी की बात करिए। और सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट है डॉपलर्स इफेक्ट। अब अगर हम डॉपलर्स इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट किस बात पे काम करता है? डॉपलर इफेक्ट इस बात पे काम करता है कि एक होता है सोर्स। अब वो सोर्स हो सकता है आपका लाइट का या साउंड का, और एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये सोर्स v वेलोसिटी से, या c ले लो आप, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस वेलोसिटी से लाइट को भेजता है। ठीक है, और ऑब्जर्वर और सोर्स वो दोनों मूव कर रहे होते हैं। इनके बीच में यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ vs बोल सकते हो सोर्स को, ऑब्जर्वर को vo, और इनके बीच में जो आती है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स v, वो होता है v सोर्स माइनस v ऑब्जर्वर, या v ऑब्जर्वर माइनस v सोर्स। वो आप किसको रेफरेंस लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक फ्रीक्वेंसी और आती है यहां पर, रेडियल फ्रीक्वेंसी, ओ रेडियल वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं इसको। एक वेलोसिटी और आती है रेडियल वेलोसिटी, इसे वीआर से दिखा देते हैं। वो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो ये रेडियल वेलोसिटी कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है, एक तो इस चीज पे ध्यान देंगे हम। दूसरा, अब यहां पर बात आती है, एनसीईआरटी ने जो इसके लिए फॉर्मूला दिया है वो ये है, रेडियल वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है माइनस जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया है, एक तो इस चीज को समझो। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे v रेडियल डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहां नेगेटिव साइन लगा लेना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एक तो ये फॉर्मूला आता है आपका। दूसरा, अच्छा यहां पर पॉजिटिव का मतलब और नेगेटिव का मतलब क्या है, पहले जरा इस पे ध्यान देते हैं। पॉजिटिव आपकी वेलोसिटी तब है जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हो, जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे हो। जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे होंगे तो आपकी रेडियल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे, और नजदीक आ रहे हो या टुवर्ड्स, इस बात पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक तो। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है आपका ये। तीसरा, इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया क्या है? वेवलेंथ। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में दी है वेवलेंथ 589 और नैनोमीटर, और वेवलेंथ डैश, दूसरी वेवलेंथ जो चेंज आया है वो है 589.6। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां से चेंज इन वेवलेंथ आ गई, चेंज इन वेवलेंथ आ गई कितनी? 0.6। लेकिन चेंज इन वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास। यहां देखो, ये तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी से हमने रिलेशन निकाला था ये वाला। तो हम जानते हैं, यहां एक टर्म है क्वेश्चन में, यहां आइसोथर्मल नहीं लिखा, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली अगर है
तो हम यहां पर लेके चलेंगे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब यहां पे, चलो केस छोड़ो इसको, आइसोथर्मल वाले केस को छोड़ो, आप इसको ये ले लो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन जानते हो आप? सी। अब देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखूं तो मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ सी होता है। सी क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट, वो कितना है? 3 × 10⁸ वैक्यूम में, है ना? हाँ, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब डिफरेंशिएट करूं अगर मैं, तो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज, चेंज इन वेवलेंथ प्लस वेवलेंथ एज इट इज, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो यहां से क्या आया हमारे पास? देखो, क्या यहां से वेवलेंथ का रिलेशन आता है? फ्रीक्वेंसी इंटू चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेवलेंथ इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो अभी हमने फ्रैक्शन देखा था वो वेवलेंथ के साथ रिलेट कर रहा है। एक बात तो हम जानते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर यहां से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, इसलिए माइनस का साइन आ गया। दूसरा, माइनस का साइन क्यों आया? वो डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन से भी दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो इसी फॉर्मूले को आप रिलेट कर लो लैम्डा बाय डेल्टा, ओ सॉरी, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा से। ठीक है, अब डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा हमारे पास, तो अब वो देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन मांग रहा है कि व्हाट स्पीड शुड गैलेक्सी मूव, यानी कि वेलोसिटी रेडियल मांग रहा है आपसे। दे क्या रखा है? डेल्टा लैम्डा दे रखा है, लैम्डा भी दे रखा है, और मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट जानता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी रेडियल डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन में वेवलेंथ, और यहां से आपके पास वेलोसिटी रेडियल आ जाएगी। अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी ने देख रखा है, डॉपलर्स इफेक्ट का क्या दे रखा है? वेलोसिटी रेडियल डिवाइड बाय वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी से आप कह सकते हो रिलेटिव वैल्यू फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे माइनस का साइन लगा रखा है। ये तो एनसीईआरटी ने इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने इक्वेट किया वेवलेंथ के साथ, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब वेवलेंथ के फॉर्मूले के अंदर मैं इसको एक चीज से और इक्वेट कर रहा हूं, वो है कलर। अब ध्यान दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। कलर में हमारे पास दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड, और मैं जानता हूं जो वेवलेंथ है रेड की वो ज्यादा होती है वेवलेंथ ब्लू से। ये बात ठीक है? अब आपको थोड़ा सा 11th क्लास में जाना पड़ेगा और वो ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमने डॉपलर्स इफेक्ट साउंड का पढ़ा था तो हमने एक बात देखी थी फ्रीक्वेंसी की। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और वो क्या कहती है कि अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हो, नजदीक आ रहे हो, टुवर्ड्स हो, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, और दूर जा रहे हो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से छोटी होती है। इस बात पे ध्यान दो। अगर मैं ये कहता हूं कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अपीयर होगा, ऐसा ऐसा होता नहीं है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो दूर जा रहे हैं तो वो ऐसा अपीयर होगा कि वो कम हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। दो बातें ध्यान दो, नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ये बातें हमने आपको बताई डॉपलर्स इफेक्ट में, जो 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूं टुवर्ड्स में क्या होगा? अगर कोई चीज तुम्हारे नजदीक आ रही है तो क्या होगा? एक एक करके ध्यान देना। टुवर्ड्स में चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटेगी। तो इसका नाम रख दिया हमने, ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू शिफ्ट।
अगर नजदीक नजदीक आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट, एक बात। दूसरी बात, अवे में चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, चेंज इन वेवलेंथ इंक्रीज, और वेवलेंथ इंक्रीज इसलिए उसको हमने बोल दिया और रेड की तरफ शिफ्ट होगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम अवे की बात करें तो धीरे धीरे दूर जाते आते हमें रेड अपीयर होने लगेगा और नजदीक आते आते वो ब्लू अपीयर होने लगेगा। ये अपीयरेंस हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर अवे होगा तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, अवे में रेडियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव और टुवर्ड्स में रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। देखो यहां पे आपकी दो बातें हो गई, एग्जांपल नंबर 10.1 हो गया और साथ में डॉपलर इफेक्ट में जितने फॉर्मूलाज आपके इस चैप्टर में लगते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। वैसे डॉपलर इफेक्ट आपका ज्यादातर 11th क्लास में, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा है। अब आगे देखो, डॉपलर इफेक्ट में हमने किसकी बात करी, ठीक है। ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट देखो, ये आ सकता है वो कैसा अपीयर करेगा, तो जब वेव्स जो रिसीव हो रही है वो आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। अगर सोर्स जो है आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो कैसी, ब्लू, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, ब्लू कलर की वेवलेंथ आपको रिसीव होगी, ठीक है। और अगर दूर जा रहा है तो रेड कलर की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एज द इंसिडेंट, ठीक है। अब वो कहता है मान लो एक मोनोक्रोमेटिक, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, एक कलर वाली, सिंगल कलर, या यूं बोलो जिसकी वेवलेंथ फिक्स हो, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है। अब वो कहता है यहां पर एक मीडियम से एक लाइट आई, दूसरे मीडियम में गई, ये हुआ रिफ्रैक्शन, या वो इधर ही रिफ्लेक्ट कर गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते कराते इस मीडियम में आई, इस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट कराने का रीजन कौन है, ये लाइट। ये लाइट क्या लेकर आई अपने साथ, एक एनर्जी, और वो एनर्जी वो इसको देती है। अब इसी एनर्जी से ये रिफ्लेक्ट करता है और इसी एनर्जी से ये रिफ्रैक्ट करता है। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ना रिफ्लेक्शन के वक्त ना रिफ्रैक्शन के वक्त। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं आएगा, पहला केस, पहली बात देखने वाली। दूसरी बात, आप एक बात लिख लो कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस चैप्टर के लिए सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो बात कर रहे हैं वो लाइट का चैप्टर है। तो क्या ऐसा हुआ जो यहां से आ रहा था सोर्स वो चेंज हो गया, नहीं। अगर वहां से यहां आने वाला सोर्स चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी, यहां सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, यहां क्या चेंज हुआ है, मीडियम। तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में ये लिख दो हर जगह, कुछ चेंज नहीं होता, ना मीडियम, ना फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ, ना एनर्जी, कुछ चेंज नहीं होता, ना फेज। लेकिन रिफ्रैक्शन में आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और फेज और एनर्जी चेंज नहीं होते, कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हाँ वही वाली बात, द स्पीड डिक्रीजेस, हाँ बता दिया क्यों डिक्रीज करती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसको ज्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, खाली पेज है यहाँ पे, नहीं इसको यहीं पे ले लो बेटा, एक बार जरा ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि ये है एयर, ये है वाटर और भी कोई डेंसर मीडियम, तो आपको यहां से लेके यहां तक जाना है, ठीक है। टाइम आपका मैंने फिक्स कर दिया टी टाइम, तो आप कितना चलोगे, आपने कहा कि भैया टी टाइम में हम यहां से लेके यहां तक जाते हैं एयर में, लेकिन वाटर थोड़ा गाढ़ा है, हमें चलने में, हम चलते तो उतना ही है, अपनी तरफ से उतनी फोर्स लगाते हैं लेकिन कम चल पाते हैं, और यहां तो बहुत ही कम चल पाते हैं। तो हो क्या रहा है, डेंसर मीडियम में वो कम ट्रेवल करता है, टाइम उतना ही लगाता है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, तो वेलोसिटी कम हो जाती है। देखो यहां डिस्टेंस x, टाइम t, यहां डिस्टेंस x से छोटा, लेस देन x डिवाइड बाय t, और यहां और भी छोटा, तो यहां हो क्या रहा है, यहां डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होने से स्पीड चेंज हो रही है। तो आप कहोगे जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, लाइट के पार्टिकल का चलना मुश्किल होता जाएगा, लाइट के पार्टिकल का चलना मुश्किल होता जाएगा, तो क्या होगा, तो उसका वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी टाइम में, सेम टाइम में, इसलिए वो एक तो ये काम करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और दूसरा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपने आप को बेंड कर लेगा, जिससे उसी जगह पे पहुंच सके। आगे सी पार्ट, इन द वेव पिक्चर, एक मिनट रुको पूरा नहीं होता, डज द, एक तो बात यहां तक हुई हमारी, डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो यहां पर स्पीड कम होगी उससे एनर्जी भी कम हो जाएगी? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनर्जी का यहां पे रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है, यहां पर कोई ऐसा सोर्स चेंज नहीं हुआ, वही सोर्स जो पहले था यहां पर था, उसी सोर्स की लाइट आप यहां पर भी रिसीव कर रहे हो रिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है, इसलिए एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बी पार्ट में हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं डेंसर मीडियम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं डेंसर मीडियम में, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सी पार्ट, इन द वेव पिक्चर, अगर हम वेव पिक्चर की बात करें, यानी कि वेव के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंटेंसिटी डिटरमाइन की जाती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से, हाँ ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एक बात, ठीक है, लेकिन व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर, भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है, ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर में, ठीक है, और अब पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, वहां पर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, वहां पर लाइट पार्टिकल आकर इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है, ठीक है, तो जितने लाइट पार्टिकल आते हैं उतने ही जाते हैं, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन या लाइट पार्टिकल। तो किस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पे, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। और यहां पर अभी अभी जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें किस पे करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। इसको लिख दो क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 कंटिन्यू, आगे चलते हैं, बस 3 ही पार्ट थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टू स्लिट्स आर मेड अप ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छा एक मेरी बात सुनो, ये दो स्लिट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मैंने आपको बताया था वो होता है छोटा डी, ठीक है, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन जहां प्लेस की जाती है वो होता है बड़ा डी। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन मतलब बीटा, व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड, ठीक है। अब फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है लैम्डा डी बाई डी, बेटा फॉर्मूले याद कर लेना। देखो अब तुम सोचोगे भैया ने यहाँ क्यों लिख रखा है, मैं खुद भूल जाता हूँ, बड़ा डी ऊपर आता है छोटा डी ऊपर आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, मेरा पेपर थोड़ी है, ध्यान रखना इस बात को। तो लैम्डा दे रखा है, बड़ा डी दे रखा है, छोटा डी दे रखा है, काम हो गया, ये रख
बड़ा डी, कहीं सोचो कि बड़ा डी नहीं दे रखा, 1 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, आसान सा क्वेश्चन है, दो स्लिट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है जिसे हम छोटा डी बोलते हैं, और स्क्रीन से उसका डिस्टेंस दे रखा है जिसे हम बड़ा डी बोलते हैं, और वेवलेंथ दे रखी है। ये तो था आपका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 पे ही एग्जांपल नंबर 5 डिपेंड करता है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कहता है जो अभी आपने एग्जांपल नंबर 3 देखा, हाँ, व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ईच स्लिट मतलब एक स्लिट, बी टू ऑब्टेन 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। अच्छा, अब इस बात को समझो। यहां कहता है अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट पैटर्न का, हाँ जी किया, इसके अंदर जो 10 मैक्सिमा आते, 10 मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा का यहां फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी। ठीक, इसको पकड़ो। अच्छा, अब यहां पर 10 लैम्डा डी बाई डी दे दिया, और एग्जांपल नंबर 3 में से हम उसका लैम्डा ले लेंगे, कैपिटल डी ले लेंगे, छोटा डी ले लेंगे। ठीक है, ये है डबल स्लिट। एक है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, अब इस सेंट्रल मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला है, तो यहां हम इसको विड्थ को ए अपर्चर से दिखा देते हैं, जो वो मांग भी रहा है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, उसको हम ए से दिखा देते हैं। ठीक है भैया, बता देंगे। वो सेंट्रल मैक्सिमा के इक्वल है, ये जो है ना, ये इक्वल है सेंट्रल मैक्सिमा के। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो, एक बात तो ये कि 2y के बराबर होता है, एक y ऊपर एक y नीचे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 2y के इक्वल होता है, और 2y यहां पे किसके इक्वल होता है, 2 लैम्डा डी बाय ए। अब 2 लैम्डा डी बाय ए। पहले मेरी बात सुनो, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक तो होती है आपकी ये छोटी सी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, वो स्मॉल डी होता है। यहां पर सिंगल स्लिट में हम उसको बोल देते हैं हम ए, विड्थ ऑफ स्लिट, सिंगल स्लिट। ठीक है, वो विड्थ ऑफ स्लिट ही मांग रहा है अगर सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल हो 10 मैक्सिमास के। कौन से 10 मैक्सिमा, जो हमने 10.3 में देखे थे। 10.3 की वेवलेंथ है हमारे पास, डी है हमारे पास, लैम्डा है हमारे पास, वेवलेंथ सेम ही रखी है इसने, कुछ नहीं बदला, डी सेम ही रखा है, नहीं बदला, इसका मतलब कट जाएंगे। बदला क्या है यहाँ पर इसने, एक ये इसके 10 टाइम्स, और यहाँ जो अपर्चर है उसमें चेंज है, तो यहाँ से सब कुछ कट रहा है। 10 बाय छोटा डी इज इक्वल्स टू 2 बाय ए, आ जाएगा ए। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 5। एक पीछे क्वेश्चन छोड़ा है हम, उसको देखते हैं। देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। पहले तो इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या है, वही आपकी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है आपकी, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ध्यान रखो, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहली क्या है बेटा, ये एबीसीडी थोड़े से गड़बड़ है, तो मैं मार्क कर देता हूं, कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ ना दूं। ए बी सी डी ई और एफ, और भी है क्या। ठीक है, ए क्या कहता है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन इज मूव्ड मतलब डी। बीटा का डी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर डी मूव करी जाएगी, इंक्रीज करी जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। ये तो सीधा फॉर्मूले में दिखाई देगा। अगर आप स्क्रीन को ज्यादा दूर करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी, फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी। अगला, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रिप्लेस किया जाए एक और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, लेकिन उसकी वेवलेंथ छोटी हो, तो वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकालो। बीटा का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी। दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे थे, फॉर्मूला देख के खत्म हो गए। तीसरा पार्ट, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इंक्रीज। अब ये थोड़ा सा अलग है, सेपरेशन नहीं, ये भी सीधा है। अगर दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन में इंक्रीज करूंगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। ये तीसरा पार्ट हो गया आपका। एक आंसर बी सी। डी पार्ट का है, द सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द टू स्लिट। अच्छा, ये समझो,
जब मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको बताया होगा, ये दो स्लिट्स हैं, एक है S1 एक है S2, ये है सोर्स, इसका साइज होता है S और इसका डिस्टेंस होता है कैपिटल S। ठीक, एक तो इस बात को समझो। उसके बाद इस S बाय S का कम होना जरूरी है D बाय लैम्डा से, ये कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो दिक्कत है। तो यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या होगा अगर हम कैपिटल S को कम करें। क्वेश्चन में क्या पूछा, नजदीक लाए। ठीक है, नजदीक लाने का मतलब क्या है, कैपिटल S को कम करें। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। ठीक है, तो क्या होगा। अब मैं पहले आपको एक एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूं, जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो। देखो देखो यहां एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक बार इस पे ध्यान दो। कहता है लेट एस स्मॉल एस विद द साइज ऑफ सोर्स, हाँ वो मैंने बता दिया आपको। कैपिटल एस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी सीन, जिससे वो दिखाई दे। कंडीशन क्या है, एस बाय एस इज लेस देन लैम्डा बाय टी। क्या, लैम्डा बाय डी। ठीक है, should be satisfied, otherwise the interference pattern produced by the different part of source overlap, और कोई फ्रिंज ही नहीं दिखेगा। उसके बाद 10 as the s decrease, अगर इसका मतलब ये हुआ अगर आप s को धीरे धीरे नजदीक लाओगे तो इंटरफेरेंस गायब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ज्यादा नजदीक हम नहीं ला सकते, हम एक लिमिट तक ही उसको नजदीक ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट क्या कहता है, द विड्थ ऑफ सोर्स ऑफ स्लिट इज इंक्रीज। अब विड्थ ऑफ स्लिट को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। तो यहां क्या कहता है एनसीईआरटी, वो कहता है भैया वही बात ध्यान रखना, ये वाली, ये कंडीशन वाली। बाकी अगर आप विड्थ ऑफ स्लिट को इंक्रीज करते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, अब विड्थ ऑफ सोर्स ऑफ स्लिट इंक्रीज, ये मेन सोर्स की स्लिट है, जो अगर वो कहता है इन स्लिट्स को इंक्रीज करो तो वो वाला फॉर्म लगेगा। अगर इसको आप इंक्रीज करोगे, यानी कि इसको आप इंक्रीज करोगे, तो इस कंडीशन का ध्यान रखना। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या कहता है। सेम एज इन डी, जैसा डी में बोला, एज द सोर्स स्लिट विड्थ इंक्रीज फ्रिंज पैटर्न गेट लेस और लेस शार्पर। क्यों, इस कंडीशन की वजह से। व्हेन द सोर्स स्लिट इज सो वाइड, सोर्स स्लिट अगर इतनी बड़ी हो गई कि वो इस कंडीशन को ही खराब कर दे, तो आपका पैटर्न फिर से खराब हो जाएगा। तो इसको जितना आप बड़ा करते जाओगे तो वो कम शार्प होता जाएगा, क्या, फ्रिंज का जो पैटर्न है। मैं फिर सुनाता हूं, एज द सोर्स स्लिट विड्थ इंक्रीजेस फ्रिंज पैटर्न गेट लेस और लेस शार्पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ पार्ट, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है और व्हाइट लाइट का मतलब क्या है। देखो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर। अगर मैं सिंगल कलर की बात करूं तो मुझे फ्रिंज कैसे दिखते हैं, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। लेकिन अगर मैं व्हाइट कलर लूं तो व्हाइट कलर में 7 कलर तो हम जानते ही हैं, या यूं कह लो कि ये मिक्सचर ऑफ कलर है। ठीक है, अब व्हाइट कलर में हमें जब फ्रिंज मिलेगा तो वो ऐसा नहीं मिलेगा, वो कलर्ड फ्रिंज मिलेगा। जहां पर ब्राइट आना है, जहां पर हमने ब्राइट बोला था वो हो जाएगा व्हाइट, और फिर डार्क की तरफ धीरे 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 उसके कलर रेड और ब्लू की तरफ बढ़ेंगे और हमें कलर्ड फ्रिंज मिलेगा। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, मैं बार बार रीजन में एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको रीजन में एनसीईआरटी लिखना जरूरी है। देखो, द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट ओवरलैप, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ये इनकोहेरेंटली चलेंगे।
कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का एक ये भी कंडीशन थी कि वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर द डिफरेंट कलर एट द सेम पोजीशन, ठीक है। देयरफॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट, सेंट्रल तो आपका व्हाइट ही रहेगा, और उसके बाद वो कलर दिखाने चालू कर देगा। अब यहां पे इसने वैल्यूज दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको ब्लू और रेड को समझाने की। दस द फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज रेड। व्हाइट फ्रिंज जो है उसके बिल्कुल ऊपर नीचे वाले दोनों रेड होंगे, ये रेड रेड, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लू। एंड farthest will appear blue after a few fringes, no clear fringe pattern is seen। तो इसका मतलब आप व्हाइट लाइट का, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। assume that light of wavelength 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ दे दी आपको 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब पहले तो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको क्या पता है कि क्या होता है ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके अलावा कुछ दिया, डायमीटर, डायमीटर मतलब अपर्चर, वो कितना है 100 सेंटीमीटर, इसको भी 100 इंच, इसको भी कन्वर्ट कर लो, इंच का मतलब समझ लो 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 254 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.54 मीटर। ये तो हो गया, ये दो चीजें आ गई, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इन चीजों को समझ लो। एक रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, इसका मतलब होता है दो चीजों को अलग अलग देखना। जैसे आपने कहा कि भैया हम एक कैमरे से हमने फोटो खींची, उस फोटो के में जो हमने कैमरे से पिक्चर ली, उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी थी, वो छोटी छोटी चीजों को भी रिजॉल्व कर रहा था। जैसे अगर मैं अभी इस पिक्चर को, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेच होता है, जूम करते हैं, यहां पर देखो एक ऑप्शन होता है जूम का, ये देखो, ये आपने कहा भैया जूम तो कर दिया आपने, लेकिन ये 54 ना अब थोड़ा सा इसके पिक्सेल्स फट रहे, ये देखो, ये फट रहे, तो ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। ये क्या है, इसकी रिजॉल्विंग पावर। अगर ये और अच्छा होता तो ये बिल्कुल भी, जिसको जितना मर्जी रिजॉल्व करते जाओ, ये इसके पिक्सेल्स फटते नहीं, तो वो है आपकी रिजॉल्विंग पावर। तो ये तो रिजॉल्विंग पावर हो गई, और इसका रिलेशन क्या है, ये होती है 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब क्वेश्चन ने तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मांगा है। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एंगुलर और एक लीनियर। अब यहां पर एनसीईआरटी ने एंगुलर के लिए फॉर्मूला दिया है 0.61 लैम्डा बाय ए है आपके पास, लैम्डा है आपके पास, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आ जाएगा। ये तो न्यूमेरिकल के लिए बात हुई। और अगर आपसे पूछे कोई रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, तो दो चीजों को अलग अलग दिखाना। अब इसके लिए हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 पॉइंट है ये बेटा है। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, टेलीस्कोप की। अब मेरी बात सुनो, मैंने टेलीस्कोप से मून को देखा, अब मून को देख रहा हूं, मून में मुझे क्या दिखाई दिया, व्हाइट मून है, तो तुम कहोगे बेकार है। ये छोटा सा टेलीस्कोप लिया, ठीक है, ये मून देखा, ये है आपका मून, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया हमने टेलीस्कोप ना थोड़ा बड़ा करा, एक तो जब लेंस बड़ा करते हैं इंटेंसिटी ज्यादा आती है, इंटेंसिटी ज्यादा आती है तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन छोटा हो जाता है, ठीक है। हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को छोटा करने का मतलब हम छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को देख रहे हैं। अब हमें क्या दिखाई देने लग गया कि मून तो बहुत बड़ा, और वो व्हाइट कलर का नहीं, ग्रे कलर का, उसमें धब्बे फलाना है ढिमकाना है, हमने और बड़ा कर दिया, टेलीस्कोप इतना बड़ा कर दिया कि हमें मून पे हलवाई दिख गया, वो मतलब कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर रिजॉल्व करते जाएंगे तो छोटी से छोटी चीजें हमें दिखने लगेंगी, तो वही हम चाहते हैं टेलीस्कोप वगैरह में। तो वो कह रहा है आप बताओ इसकी रिजॉल्विंग, पहले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अगर यहीं पे वो मांग लेता रिजॉल्विंग पावर तो
कुछ नहीं था, 1 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे, जरा इसको रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज अ रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देखो क्या लगता है आपको, फॉर व्हाट डिस्टेंस, अब ये क्या होता है, ये डिस्टेंस ये क्या होता है? तो हमने कहा भैया ये होता है आपका कि आप रे ऑप्टिक्स को कहां तक वैलिड रखते हो। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ZF का। एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, ZF इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। a स्क्वायर क्या है आपका, अपर्चर, ये लो हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर। तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बस इस बात पे ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स गुड यील्ड या गुड अप्रोक्सीमेशन, तो इसका मतलब है आप कहां तक इसको साफ देख सकते हैं, इसे बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, अलग अलग नामों से बोला जाता है, तो वहां पे देख लेना आप। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलरॉइड शीट इज रोटेट बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। ठीक है, अब आप बात कर रहे हो किसकी, दो पोलरॉइड्स की। ठीक है, अगर मैं आपसे दो पोलरॉइड्स की बात करूं तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला आपके हिसाब से लगना चाहिए। देखो यहां पर मैंने सबसे पहले ये ली अनपोलराइज्ड लाइट। क्या ली, क्या ली, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम पहले पोलरॉइड का यूज समझ लेते हैं। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है आपकी I नॉट। ठीक, अब अगर वो पोलरॉइड से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट पूरी पास नहीं करती, पोलरॉइड शीट से आधी पास करती है, और यहां बचती है I नॉट बाय 2। लेकिन जब इसके बाद ये अगले किसी पोलरॉइड से पास करेगी तो मेलस लॉ लगेगा, और यहां आएगा I नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वो थीटा क्या होगा, इस और इसके बीच का एंगल। ये तो हुई बात नोट करने वाली। अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेट बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। अच्छा, पहले से दो पोलरॉइड्स कैसे रखे, क्रॉस्ड। पहले वाला पोलरॉइड जो है अपना काम कर चुका है, तो आपकी इंटेंसिटी कितनी है, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस्ड पे लगाओगे तो वो कितनी आएगी, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक पोलरॉइड और घूम रहा है, तो वो कह रहा है अब जो आपकी इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, इसको आप I1 बोल दो और इसको बोल दो I2। I1 कॉस, अब यहां पे आना चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक सीधी एक उल्टी, अगर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे, तो मैं यहां सीधा 90 डिग्री रख दूंगा, लेकिन इनके बीच में एक रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे, तो अब 90 डिग्री तो तीसरे पोलरॉइड के साथ है। पहला पोलरॉइड, इसको यहां नहीं बना रहा, यहां देखो, पहला पोलरॉइड, दूसरा इससे 90 डिग्री पर, और तीसरा यहां कहीं घूम रहा है। पहला पोलरॉइड, दूसरा पोलरॉइड 90 डिग्री पर, और तीसरा घूम रहा है, तो तीसरे का एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब इस बात को समझो, अब इसको खोल दो, ये क्या है, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कि ये क्या है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगाई, साइन स्क्वायर थीटा बनाया, तो अब I2 कितना आएगा आपका। अब इस बात को समझना, कॉस और साइन का एक फॉर्मूला है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। I नॉट को ले लिया बाहर, 4 को ले लिया बाहर,
और इस 4 को अंदर ले गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, 2 साइन ए कॉस बी की, और इसका स्क्वायर बाहर रख दिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास I2 क्या आएगा, I2 आएगा I0 बाय 4 साइन 2 थीटा। इंपॉर्टेंट है, छोटी सी एक डेरिवेशन सी हो गई, जरा इस बात को समझो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको यहां पर एंगल का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन ग्लास सरफेस, ठीक है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले मेरी बात सुनो, अगर ये एक रे आए और यहां से रिफ्लेक्ट कर दे और यहां से रिफ्लेक्ट कर दे और इनके बीच में 90 डिग्री हो, तो ब्रूस्टर लॉ लग जाता है। वो होता है म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP। ये है IP, ये है RP और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल R। अब मेरी बात सुनना, ये IP है, ये RP है, आप जानते हो IP और RP बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगर ये RP है तो ये कितना होगा, 90 माइनस RP, और ये कितना हो जाएगा, ये भी RP हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 है, तो ये R किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस RP के। वहां से फॉर्मूला निकल कर आता है ये। अब वो कहता है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि IP कितना होना चाहिए, किसके लिए, ग्लास के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, ग्लास के लिए म्यू 1.5 ले सकते हो, तो आपके पास IP आ जाएगा, IP इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1.5। जरा ध्यान दो इस पे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ने म्यू दे नहीं रखा है आपको, और तो कोई चारा नहीं है इसका। एक बात ये दे रखी है कि एंगल R और IP ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल I प्लस R इज इक्वल्स टू 90, लेकिन इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। हाँ ये है कि अगर आपने R निकाल लिया तो IP आ जाएगा, बस, और कोई काम नहीं खास, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपके एग्जाम्पल होते हैं समाप्त। ये हुए आपके वेव ऑप्टिक्स के एग्जाम्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन।